नमस्कार साथियों, मैं सचिन खरे स्वागत करता हूं आपका सागर यूथ पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश की किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एमपीपीएससी हो या व्यापम हो या कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान आता है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। काफी समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर आप अपना कोर्स ऑनलाइन लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनसे ही प्रेरित होकर आज हम मध्य प्रदेश के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नाम से सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। अब चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, मध्य प्रदेश का भूगोल हो, समाज एवं संस्कृति हो, जनजातियां हो, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाएं हो, मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य विभिन्न प्रकार के तथ्य हों और इन तमाम सारे टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, सभी चीज आपको एक साथ एक ही स्थान पर उपलब्ध होने जा रही है। आपको करना क्या है, सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। पेड कोर्सेज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और इसकी फीस भी हमने काफी नॉमिनल रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी इसका लाभ ले सके। इसकी फीस है मात्र 1500 रुपए और कोर्स की वैलिडिटी 1 वर्ष रहेगी। प्रतिदिन आपको एक वीडियो उपलब्ध होगा। अब चाहे आप लाइव क्लास में इसको ज्वाइन कर सकें या फिर आपको जब भी टाइम हो, कितनी भी बार आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियो के साथ उसका पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध होगा और उसी टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उपलब्ध होंगे ताकि अभ्यर्थी वीडियो देखे, अपने नोट्स बनाए और फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करे और अपनी तैयारी को बहुत आगे ले जाए और अंततः अपने मुकाम पर पहुंच जाए, अर्थात सिलेक्शन ले ले। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए सागर यूथ पाठशाला की एंड्रॉयड एप्लीकेशन और इस कोर्स का लाभ उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, ये हमारा मध्य प्रदेश लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। हम इसमें राज्यपाल का अध्ययन कर रहे थे और इस लेक्चर के माध्यम से अब हम अपने राज्यपाल के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। इस लेक्चर में हम कुल 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, दूसरा है राज्यपाल की विधायी शक्ति, तीसरा राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति और राज्यपाल की विवेकीय शक्ति। ये 6 टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। और कितने प्रकार की शक्तियां हैं ये जस्ट अभी आपने देख ही लिया है। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी आपने देखा होगा कि राज्यपाल अपने राज्य का प्रधान होता है, ठीक है, अर्थात प्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक तौर पर भी संपूर्ण शक्तियों का केंद्र राज्यपाल है। तो राज्यपाल क्या है बेटा, राज्य का प्रधान होता है। सबसे पहली चीज क्या है कि राज्यपाल राज्य का प्रधान है और उसे राष्ट्रपति की भांति ही राज्य के अंतर्गत प्रयोगार्थ विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब राज्य के अंदर प्रयोग की जाने वाली सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं किसे, राज्यपाल को। एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दुर्गादास बसु। डॉक्टर दुर्गादास बसु का कहना है कि थोड़े से अपवादों को छोड़कर राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के ही समान होती हैं। ठीक है, बस थोड़े से अपवाद हैं, बाकी राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां बिल्कुल ही एक जैसी हैं। केवल कूटनीतिक, सैनिक और आपातकालीन शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं हैं। बाकी राष्ट्रपति के समान सभी शक्तियां राज्यपाल के पास उपस्थित हैं। राज्यपाल की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए हम इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहली है कार्यपालिकीय शक्ति। कल के लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि कार्यपालिका होती क्या है। विधायिका ने जो भी नियम कानून बनाए हैं
उन्हें लागू करने वाली संस्था होती है कौन सी? कार्यपालिका। और राज्यपाल को भी बहुत सी कार्यपालिकीय शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद है बेटा, इसको नोट भी करते चलना, अनुच्छेद 154(1). तो अनुच्छेद 154(1) क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। मतलब राज्य की जितनी भी कार्यपालिकीय शक्ति है ये किसमें निहित होगी बेटा? राज्यपाल में निहित होगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आ जाएगा बेटा? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, इसलिए राज्यपाल की वास्तविक शक्ति के प्रयोगकर्ता कौन हो गए? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। तो वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं करता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और राज्य के समस्त प्रशासनिक कार्य भी राज्यपाल के नाम से ही संपादित होते हैं। मतलब जो भी टेंडर वगैरह निकलता है या कोई भी सरकारी कार्य है, ये तमाम सारे कार्य राज्यपाल के ही नाम से संपादित किए जाते हैं। इसलिए कार्यपालिकीय मुखिया कौन है? राज्यपाल। और कल भी हमने देखा था कि राज्यपाल जो है ये सिर्फ नाम मात्र का मुखिया है। वास्तविक शक्तियां बेटा किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री। तो वास्तविक मुखिया कौन हो गया? मुख्यमंत्री हो गया। और नाम मात्र का मुखिया कौन हो गया? राज्यपाल। फिर भी सारे कार्य किसके नाम से होते हैं बेटा? राज्यपाल के ही नाम से संचालित होते हैं। तो ये है बेटा अनुच्छेद 154(1) जो राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्तियों का विवरण देता है। ठीक है, दूसरी कार्यपालिकीय शक्ति क्या है बेटा राज्यपाल की? यह है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को नियुक्त करने की शक्ति। और इसका प्रावधान है बेटा अनुच्छेद 164(1) में। इसको नोट करिएगा। किसमें प्रावधानित है ये? अनुच्छेद 164(1) में। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है बेटा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की ही नियुक्ति करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। काय की शपथ दिलाता है? मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य के प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री अपना पद धारण करेगा। इसका प्रावधान किसमें है बेटा? ये प्रावधानित है अनुच्छेद 164(1) में। क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल ही मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। राज्य का प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब अपन बात करें तीसरी कार्यपालिकीय शक्ति की, तो यह है मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने की शक्ति। क्या है? मुख्यमंत्री अपनी मंत्री परिषद के साथ जो भी कार्य कर रहा है, जो भी क्रियाएं कर रहा है, राज्यपाल चाहे तो एक एक इंफॉर्मेशन ले सकता है। किससे? मुख्यमंत्री से, कि वो अपनी मंत्री परिषद के साथ क्या कार्य कर रहा है। तो राज्यपाल की इस शक्ति के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 167 में। तो राज्यपाल राज्य के प्रशासन संबंधी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। काहे कि राज्य के प्रशासन के संबंध में कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है। और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 167 में। अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार हेतु रखने के लिए कह सकता है। ठीक है, जैसे मंत्री ने कोई भी निर्णय ले लिया है, उस निर्णय को सार्वजनिक डिस्कस करो, इसीलिए मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखो। ठीक है, ऐसा भी आदेश दे सकता है कौन? राज्यपाल। इसका अर्थ ये है जैसे कोई भी मंत्री है, ये अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई घोषणा कर आया या किसी से कुछ वादा कर आया, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है, तो राज्यपाल उस मंत्री से कह सकता है कि तुमने जो वादा किया है वह जल्द से जल्द पूरा हो।
इसीलिए उस वादे को सबसे पहले निर्णय के लिए रखो अपनी मंत्री परिषद के सामने। फिर इसके बाद चौथी जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो यह है कि राज्यपाल बहुत सारे उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, जैसे राज्य का महाधिवक्ता हो गया हो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हों, राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य आयोगों के सदस्य हों, विश्वविद्यालय के उपकुलपति हों, ठीक है, वाइस चांसलर हों। क्योंकि राज्य के अंतर्गत जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति तो स्वयं कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, तो राज्यपाल उस विश्वविद्यालय से संबंधित नियुक्ति किसकी करेगा? उपकुलपति की, अर्थात वाइस चांसलर की। राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। ये अपन देखेंगे अभी, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में परामर्श भी देता है बेटा किसे? राष्ट्रपति को। पांचवी कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने की। क्या होता है बेटा? हमारे पूरे के पूरे भारतीय संघ का जो ढांचा है वो कुछ इस प्रकार का है कि इस राज्यपाल के माध्यम से केंद्र अर्थात राष्ट्रपति राज्यों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और राज्यपाल अपनी पकड़ बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पर। अब मान लो कभी ऐसा हो कि मुख्यमंत्री संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य ना कर रहा हो या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, तो राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति से अनुशंसा करते हैं कि आप इस राज्य का पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लो। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति शासन हमारे राज्य में लगा दो, और इसका प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 356 में। तो राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन चलाने लगते हैं। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, मंत्रिमंडल का कार्य जो है उसकी भी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उस राज्य का प्रशासन चलाने लगता है। यह है राष्ट्रपति शासन की संस्तुति, और यह भी पांचवी कार्यपालिकीय शक्ति है। छठवीं है बेटा राज्य सूची एवं संवर्ती सूची पर अधिकार। तो देखो बेटा, भारतीय प्रशासन में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। ठीक है, सॉरी 3 प्रकार की सूची हैं, और अनुसूची 7 में, ये जब हम संविधान पढ़ेंगे तब इसके विषय में पढ़ेंगे, अनुसूची 7 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि एक हो गई राज्य सूची, जिसमें ऐसे नियम और कानून है जिस पर विधि बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। फिर एक हो गई केंद्र सूची, इसी को संघ सूची भी कहते हैं। इनमें ऐसे विषय हैं जिन पर नियम और कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। और तीसरे प्रकार की सूची हो गई कौन सी? समवर्ती सूची, और इस पर नियम और कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है। तो राज्य सूची के विषयों पर राज्यपाल का पूर्ण अधिकार होता है, क्योंकि इसमें कैसे विषय हैं? ऐसे विषय हैं जिन पर नियम बनाएगी कौन? राज्य सरकार। तो इस विषय पर पूरा अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का। जबकि समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्यपाल का अधिकार तब तक रहता है जब तक कि संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून का विरोध ना करे। मान लो समवर्ती सूची में तो ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब इसको मान लो समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया और राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया, तो केंद्र का कानून लागू होगा और राज्य का कानून विफल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि समवर्ती सूची के विषयों पर भी उसका अधिकार तब तक रहता है जब तक कि संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून का विरोध नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गई राज्य सूची और समवर्ती सूची पर अधिकार। 7वीं कार्यपालिकीय शक्ति है बेटा आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन की।
हालांकि ये प्रावधान तो अब खत्म हो गया है। इसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने समझा है 104वें संविधान संशोधन में कि आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति का जो प्रावधान था वो अब समाप्त कर दिया गया है। फिर भी ये राज्यपाल की एक कार्यपालिकीय शक्ति ही थी। यदि राज्यपाल को यह संतोष हो जाता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, परंतु ये जो प्रावधान था ये 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात अब आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था पूरे तरीके से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक शक्ति हुआ करती थी किसकी? राज्यपाल की। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को अब यह शक्ति पूरे तरीके से समाप्त कर दी गई है। ठीक है, 8वीं कार्यपालिकीय शक्ति है बेटा विधान परिषद में मनोनयन। ये मैं फिर से बता दूं, हालांकि इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। जो उच्च सदन होता है, उच्च सदन कहलाता है क्या? विधान परिषद। उच्च सदन क्या कहलाता है बेटा? विधान परिषद। और निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन कहलाता है क्या? विधानसभा। उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन कहलाता है क्या? विधानसभा। अब समझते चलना, मध्य प्रदेश में उच्च सदन नहीं है, अर्थात विधान परिषद नहीं है, तो इसके संबंध में राज्यपाल की शक्ति का तो कुछ प्रयोग ही नहीं है। परंतु जिन जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां पर राज्यपाल की इस शक्ति का प्रयोग होता है। और ये कौन सी शक्ति है? अनुच्छेद 171(3) में प्रावधानित है विधान परिषद से संबंधित शक्ति। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसे जितने भी राज्य हैं जहां पर विधानमंडल का उच्च सदन अर्थात विधान परिषद है, वहां पर विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें इन 5 विषयों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। कौन कौन से 5 विषय हो गए बेटा? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। इन 5 विषयों में से किसी भी विषय का अगर व्यवहारिक ज्ञान हो या विशेष ज्ञान हो तो राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुन सकते हैं। ये शक्ति जो राज्यपाल की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को चुनने की है, ये ऐसी ही शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। और राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुन सकता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? राज्यपाल की बात करें तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को चुन सकता है, जबकि राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसका प्रावधान है अनुच्छेद 80(3) में। ठीक है, ये व्यक्ति निम्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं: साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा। जबकि राज्यों में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा तो है, लेकिन यहाँ पर 5वां क्षेत्र भी है और वो क्या है? सहकारी आंदोलन। यहाँ पर सहकारी आंदोलन का क्षेत्र नहीं है। सहकारी आंदोलन का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर बेटा? राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों में सहकारी आंदोलन का क्षेत्र शामिल नहीं है, जबकि विधान परिषद के मनोनीत सदस्यों में सहकारी आंदोलन का क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की ये शक्तियां लगभग समान है। राज्यपाल की इस शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 171(3) में, जबकि राष्ट्रपति की इस शक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 80(3) में। ठीक है, और राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को चुनता है, जबकि राष्ट्रपति
12 व्यक्तियों को चुनता है कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो ये अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे ये क्या था? ये थी बेटा राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न हिस्सा है। कहाँ का? राज्य विधानमंडल। क्योंकि विधानमंडल कैसे बनता है? राज्यपाल, उच्च सदन हो गया कौन सा? विधान परिषद, और निम्न सदन हो गया कौन सा? विधानसभा। राज्यपाल, उच्च सदन विधान परिषद, और निम्न सदन क्या हो गया? विधानसभा। उसे विभिन्न प्रकार की विधायी शक्तियां प्राप्त है। विधायी शक्तियों के बारे में भी मैंने बताया था। विधि या कानून बनाने वाली जो शक्ति होती है उसको कहा जाता है क्या? विधायी शक्ति। तो जो सबसे पहली विधायी शक्ति है वो है विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने या विघटन की शक्ति। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 174 में। कौन से अनुच्छेद में है बेटा? 174 में। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों का समय समय पर अधिवेशन बुला सकते हैं। एक सदन तो हो गया विधानसभा या विधान परिषद, और दोनों सदन हो गए कौन? विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का सत्र अवसान कर सकता है, मतलब जो सत्र चल रहा होता है उस सत्र को एंड कर देता है। अलग अलग सत्र होते हैं, जैसे विंटर सेशन हो गया, मॉनसून सेशन हो गया, और समर सेशन हो गया। तो सत्र तो आपने बुला लिया और उस सत्र का अंत भी कर सकता है। किसी एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा अगले अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करना है कि जो अलग अलग अधिवेशन होते हैं तो कोई भी दो अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। विघटित करना मतलब डिसॉल्व, समाप्त कर देना। ठीक है कभी भी ऐसी घटना घटित हो जाए कि विधायक इस्तीफा दे दें या फिर लड़ाई हो जाए विधानसभा में, तो विधानसभा को विघटित भी कर सकता है और उसके बाद नए चुनाव होंगे। किसी राज्य की विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद कभी भी किया जा सकता है। मतलब विधानसभा गठित हुई और उसके बाद किसी भी समय विघटन किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि विधानसभा की बैठक हुई हो। ठीक है, राज्यपाल को बस इतना संज्ञान हो गया हो कि वर्तमान मुख्यमंत्री का साथ अब विधायक नहीं दे रहे हैं, या वर्तमान मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है, तो फिर विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विधायी शक्ति है अभिभाषण एवं संदेश भेजने की शक्ति। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 175 में। कौन सी शक्ति है बेटा? अभिभाषण एवं संदेश भेजने की शक्ति। तो राज्यपाल विधानसभा में अथवा विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमंडल के किसी सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकता है। अभिभाषण का अर्थ होता है वहां पर जाकर बोलना और विधायकों को ये बताना कि उन्हें अब किस क्षेत्र में कार्य करना है, उसको कहा जाता है क्या बेटा? अभिभाषण। तो विधानसभा में या फिर ऐसे राज्य जहां पर विधान परिषद है तो वहां विधान परिषद में, या विधानसभा और विधान परिषद दोनों के विधायकों को साथ में बुलाकर वहां पर अभिभाषण कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक या अन्य विषय पर विचार हेतु किसी सदन या दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है। संदेश भेजना मतलब विधायक यदि वर्तमान किसी इश्यू पर बात नहीं कर रहे हैं या वर्तमान में जो दिक्कत राज्य में आई है उससे हटकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो राज्यपाल उनको एक संदेश भेज सकता है कि भैया इस टॉपिक को छोड़ो, अभी वर्तमान का जो टॉपिक है उस पर ध्यान दो। इसलिए वो संदेश भी भेज सकता है। फिर चौथा पॉइंट है बेटा हमारा विशेष अभिभाषण, और इसका प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 176 में। अब ये विशेष अभिभाषण क्या है?
तो राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद की प्रथम सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण देता है। इसका अर्थ यह है बेटा, जैसे विधानसभा चुनाव हुए और नए विधायक चुनकर आए, विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, नए विधायक चुनकर आए। ठीक है, अब ये जो नए विधायक हैं इन नए विधायकों ने शपथ ली और विधानसभा का पहला सत्र लगा। तो विधानसभा के पहले सत्र में एक विशेष अभिभाषण देंगे कौन, राज्यपाल, कि हमको राज्य को या अपने राज्य को किस दिशा में ले जाना है, कौन कौन सी चुनौतियां वर्तमान हमारे राज्य के सामने हैं और इन चुनौतियों को हल करने की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों पर एक विशेष अभिभाषण देते हैं कौन, राज्यपाल। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में भी राज्यपाल विशेष अभिभाषण करता है। जैसे बेटा अभी चल रहा है वर्ष 2026, कौन सा साल चल रहा है बेटा, 2026। अब जब 2027 आएगा ना, और 2027 का जो प्रथम सत्र होगा, इस प्रथम सत्र में भी पहला अभिभाषण कौन करेंगे, राज्यपाल। और वही सेम टू सेम दिशा निर्देश देंगे किसे, विधायकों को, कि इस साल हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। और इसका प्रावधान किसमें है बेटा, अनुच्छेद 176 में। जिन राज्यों में विधान परिषद है वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो विधान परिषद है नहीं, तो हमारे यहाँ सिर्फ ये विशेष अभिभाषण होता है कहाँ पर होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ होता है विधानसभा में। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 176 के तहत। अब विधेयकों की स्वीकृति पर विशेष शक्ति, और विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित राज्यपाल की जो शक्ति है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 200 में। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। मतलब जैसे विधानसभा ने कोई सा बिल पारित किया, ठीक है, ये बिल तभी लागू होगा जब ये कानून बने। और कानून बनने के लिए अंतिम हस्ताक्षर किसके होते हैं, अंतिम हस्ताक्षर होते हैं बेटा राज्यपाल के ही। ठीक है, और इसका प्रावधान किसमें है बेटा, अनुच्छेद 200 में। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस किसमें है बेटा, अनुच्छेद 200 में। अब विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति, कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि विधानसभा ने विधेयक तो पारित कर दिया, लेकिन वो जो विधेयक है उसमें संवैधानिक मान्यताएं नकारी गई हैं। ठीक है, संवैधानिक मान्यता के अनुसार या संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, धन विधेयक को छोड़ दो, बाकी जितने भी अन्य प्रकार के विधेयक होते हैं उन पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं होते। धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य इसलिए होता है क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की ही परमिशन से विधानसभा में लाया जाता है। तो जाहिर सी बात है राज्यपाल ने पहले पढ़ लिया होगा उस धन विधेयक के लिए, इसलिए उस पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। बाकी अन्य विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो वह विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल उसी विधेयक को यथावत अथवा संशोधन के रूप में पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, मान लो विधेयक आया, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक की बात कर रहे हैं, मान लो विधेयक आया किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने क्या किया, उसको लगा कि यार कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, तो विधेयक को पुनः लौटा दिया किसके पास, विधानसभा के पास। अब विधानसभा ने
मान लो इस विधेयक को परिवर्तित किए बिना उसी रूप में फिर से पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया, तो इस परिस्थिति में जब विधेयक पुनः पारित होकर राज्यपाल के पास आया है तो राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा, स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, और इसका प्रावधान भी किसमें है बेटा? इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 200 में ही मिलता है। अब राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति किसके? राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित करने की शक्ति, इसका प्रावधान भी मिलता है बेटा किसमें? अनुच्छेद 200 में ही इसका प्रावधान मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यपाल को इस बात का एहसास हो कि यार राज्य की विधानसभा ऐसा कोई कानून बनाने जा रही है जो केंद्र के कानून को डिस्टर्ब कर सकता है, हो सकता उसका विषय संवर्ती सूची का हो, तो अपनी अनुमति देने से पहले राज्यपाल ये सोचता है कि राष्ट्रपति से इसके विषय में चर्चा कर ली जाए, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेते हैं। तो राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। किसकी अनुमति के लिए बेटा? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, और इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 200 में है। यदि कोई विधेयक हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला हो, मतलब हो सकता राज्य सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया हो जो हाईकोर्ट की शक्ति को कम कर रहा हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित करेगा। विशेष रूप से कौन सा टॉपिक है कि कोई भी ऐसा विधेयक जिससे हाईकोर्ट की शक्ति कम हो रही हो, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित कर लेगा। अन्य विधेयक को राज्यपाल अपने विवेक अनुसार राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। ठीक है, विवेक अनुसार मतलब स्वेच्छा से, अगर राज्यपाल चाहे तो आरक्षित कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। संविधान में इस विषय में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया गया है कि राज्यपाल किन किन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करेगा। ठीक है, संविधान में अलग से ऐसा कोई उल्लिखित नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो परिस्थिति जन्य विषय है। इसीलिए इसको एक विवेकीय शक्ति भी कहा गया है राज्यपाल की। लेकिन ऐसे विधेयक जिसमें राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हाईकोर्ट की शक्तियां कम हो रही हों, ऐसा कोई कानून बना दे जिससे हाईकोर्ट की शक्तियां कम हो रही हों, तो ऐसे विधेयक को अनिवार्य रूप से राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं हम। इसका प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 213 में। और बिल्कुल बेटा अनुच्छेद 123 में ऐसा ही प्रावधान राष्ट्रपति के विषय में है। 213 में किसके लिए है? राज्यपाल के लिए, और 123 में किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग समय समय पर करता है जब राज्य की विधानसभा सत्र में ना हो, मतलब विधानसभा कार्य नहीं कर रही है। चूंकि विधानसभा कार्य नहीं कर पा रही है और ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है जिससे निपटने के लिए आपको किसी कानून की आवश्यकता हो, लेकिन कानून कौन बनाएगी? विधानसभा, और विधानसभा का सत्र तो लग ही नहीं रहा है। या फिर राज्य में विधान परिषद हो तो विधानमंडल में दोनों सदन सत्र में ना हो। अब मध्य प्रदेश में तो विधान परिषद है ही नहीं। मान लो विधान परिषद होती और दोनों सदन सत्र में ना हो, तो इस परिस्थिति में यदि राज्यपाल को यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिन पर शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है। ठीक है, तो परिस्थिति क्या होती है बेटा अध्यादेश जारी करने की? विधानसभा सत्र में नहीं होती है और राज्यपाल को ऐसा एहसास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जिन पर शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है,
और कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल के पास कोई कानून नहीं है या हमारे राज्य में कोई कानून नहीं है, तो इस परिस्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देते हैं। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की ये शक्ति राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषयों तक ही विस्तृत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल संघ सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर दे। ठीक है, ये अध्यादेश राज्यपाल जारी करेगा सिर्फ राज्य सूची या संवर्ती सूची के विषय पर ही। तो निम्न विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जिन विषयों पर विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक हो, या जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई सा मुद्दा सामने आ रहा है तो अध्यादेश जारी करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। ठीक है, अब अध्यादेश का बल और प्रभाव किस टाइप का होता है, तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि या कानून का होता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे कि राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया है, बिल्कुल उसी प्रकार का प्रभाव होता है किसका, राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का। अब अध्यादेश को विधानमंडल के समकक्ष रखना, तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समकक्ष रखा जाता है। विधान परिषद वाले राज्यों में अध्यादेश दोनों सदनों के समकक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अब आपने जैसे ये सीखा कि विधानसभा के दो अलग अलग सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो वही चीज है कि विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि 6 सप्ताह की समाप्ति से पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो अध्यादेश उसी समय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, जैसे राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया और उसके बाद कुछ समय के बाद विधानसभा का सत्र लगा, तो विधानसभा को इसे 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित करना होगा। यदि 6 सप्ताह के अंदर अंदर पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यदि विधानमंडल अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति से पूर्व पारित कर देती है तो वही अध्यादेश कानून में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर अंदर काय में पारित कर दिया गया, अपनी अनुमति दे दी गई, तो वही जो अध्यादेश है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अधिनियम में। अध्यादेश वापस लेने की शक्ति की यदि बात करें तो राज्यपाल किसी भी समय उस अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। ठीक है, और विधान परिषद वाले राज्यों में 6 सप्ताह की गणना उस समय से होती है यदि विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों पर बुलाई जाती है, तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना पश्चातवर्ती या बाद वाली तिथि से की जाएगी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो विधान परिषद पहले लग गई और विधानसभा बाद में लगी, तो दूसरा सदन बाद में लगा है तो दूसरे सदन के लगने से, ठीक है, 6 सप्ताह की गणना की जाएगी। ठीक है, तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर यदि उसे पारित कर दिया गया, किसे, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को, तो वो अध्यादेश अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधान परिषद ने कोई ऐसा कानून बना दिया या उसको समाप्त करने वाला प्रोविजन पारित कर दिया तो फिर अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। और 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश को पारित नहीं किया गया तो भी अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्ति की। तो सबसे पहली शक्ति है वार्षिक बजट प्रस्तुत कराना। कौन सी शक्ति है बेटा, वार्षिक बजट प्रस्तुत कराना।
अनुच्छेद 202 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय का अनुमानित विवरण अर्थात बजट विधानमंडल के समकक्ष रखवाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 202 के तहत। और किसमें वर्णित है ये? 202 में। तो राज्य का बजट किसके माध्यम से प्रस्तुत करवाया जाता है? वित्त मंत्री के माध्यम से। इसी प्रकार धन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा कहाँ प्रस्तुत होता है? विधानसभा में, लेकिन इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। किसकी? राज्यपाल की। और राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानमंडल में पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान की मांग भी रखी जाती है। कौन कौन से? पूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान और अधिक अनुदान की मांग भी राज्यपाल की ही पूर्व अनुमति से रखी जाती है। फिर आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। तो राज्य सरकार की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राज्यपाल का नियंत्रण होता है। एक तो होता है बेटा क्या? संचित निधि, उस पर विधानसभा पर बिल पारित होकर पैसा निकाला जाता है और राज्यपाल समय समय पर संचित निधि से पैसा निकालकर आकस्मिक निधि में डालते हैं और इस आकस्मिक निधि पर पूरा नियंत्रण होता है किसका? राज्यपाल का। तो किसी आकस्मिक व्यय की स्थिति में राज्यपाल इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। कभी भी कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत है या कोई भी फाइनेंशियल इश्यू राज्य के सामने आ रहा है तो इस परिस्थिति में राज्यपाल आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर धन उपलब्ध करा सकते हैं। किसे? राज्य सरकार को। फिर प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष रखवाना। तो राज्यपाल एमपीपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। साथ ही साथ राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक जो कैग से रिपोर्ट आती है वो भी प्राप्त करता है। एमपीपीएससी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट दोनों राज्यपाल के पास आती हैं और इन दोनों रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमंडल के समकक्ष रखवाते हैं ताकि उन पर डिस्कशन एवं विचार विमर्श किया जा सके। चलिए अब अपन बात करते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के विषय में। न्यायिक शक्ति का अर्थ होता है न्याय देने वाली शक्ति, जिसमें सबसे पहला प्रावधान होता है क्षमादान एवं दंड में राहत देने की शक्ति और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 161 में। तो राज्यपाल को उन अपराधों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, ठीक है, ऐसे ही अपराध जिनका उल्लेख है राज्य की कार्यपालिका शक्ति में, वहां पर दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड के संबंध में कुछ विशेष शक्ति प्राप्त है। जैसे सबसे पहले आ जाती है क्षमादान या पार्डन। दंड को पूर्णतः समाप्त करना, मतलब जो भी दंड दिया गया है उसे पूरे तरीके से रफा दफा कर देना, उसको कहा जाता है क्षमादान। दूसरा है प्रविलंबन या रिप्राइव। रिप्राइव का अर्थ होता है दंड के निष्पादन को कुछ समय के लिए स्थगित करना, मतलब उसको जो दंड दिया जा रहा था उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देना। तीसरा होता है विश्राम या रिस्पाइट, अर्थात विशेष परिस्थितियों में दंड में कमी करना। इसका अर्थ होता है जैसे सशक्त कारावास की सजा दी गई है किसी व्यक्ति को, तो सशक्त कारावास के स्थान पर सामान्य कारावास की सजा देना, उसको कहा जाता है विश्राम। फिर होता है परिहार अर्थात रिमिशन, और रिमिशन का अर्थ है कि दंड की अवधि को कम कर देना। क्या अर्थ होता है बेटा इसका? दंड की अवधि को कम कर देना। फिर है निलंबन या सस्पेंशन, अर्थात दंड को अस्थायी रूप से रोकना। जैसे मान लो जो भी दंड दिया गया है और उस दंड को भोगते भोगते व्यक्ति की जो कहना चाहिए कि स्थिति है वो अगर खराब हो रही है तो दंड को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। और छठवां होता है लघुकरण, अर्थात कठोर दंड को हल्के दंड में बदलना, उसको कहा जाता है बेटा क्या? लघुकरण, अर्थात
कठोर दंड को हल्के दंड में बदलना। ठीक है, ऐसी ही कुछ शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल की तुलना में काफी ज्यादा हैं, लेकिन राज्यपाल के पास बस इतनी ही 6 शक्ति हैं किसी के भी दंड को रोकने या समाप्त करने या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की। फिर राज्यपाल की ये जो क्षमादान की शक्ति है, इसका क्षेत्र क्या है? तो राज्यपाल को राज्य सूची एवं संवर्ती सूची से संबंधित अपराधों में ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, संघ सूची के संबंध में ऐसी कोई शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। सिर्फ कौन सी? राज्य सूची व संवर्ती सूची के संबंध में ही अपराधों के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति उन अपराधों पर लागू होती है जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। केंद्र की कार्यपालिकीय शक्ति के विस्तार के बारे में राज्यपाल को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अब राज्यपाल की जो ये न्यायिक शक्ति है, उसकी सीमा क्या है? तो राज्यपाल को मृत्यु दंड को पूर्ण क्षमा करने का अधिकार नहीं होता। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, एवं राज्यपाल को संघ सूची से संबंधित अपराधों में क्षमादान का अधिकार नहीं है। ये अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा करने का अधिकार भी नहीं होता। ठीक है, ये अधिकार भी किसके पास है बेटा? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति की शक्ति से क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में, और राज्यपाल का उल्लेख है किसमें? राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख है 161 में और राष्ट्रपति का उल्लेख है 72 में। तो मृत्युदंड सहित सभी दंडों के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संघ सूची के विषयों से संबंधित अपराधों में क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, और सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। फिर पांचवी न्यायिक शक्ति है विधेयकों की निर्हरता पर निर्णय, और इसका प्रावधान है अनुच्छेद 192 में। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरता मतलब अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में अगर कोई विधायक कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे कि उसका निर्वाचन रद्द हो जाए, ठीक है, तो राज्य के विधानमंडल मतलब राज्य का जो निर्वाचन आयोग है या भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी राय पर राज्यपाल उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, एवं राज्यपाल हाईकोर्ट के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदोन्नति करता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की जब भी नियुक्ति हो रही होती है, तो इसके संबंध में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, और राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श लेगा जिला अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में। फिर नेक्स्ट प्रकार की है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। विवेकाधीन शक्तियों का अर्थ होता है जहां राज्यपाल स्वनिर्णय ले। ठीक है, उसे किसी से पूछना पाछना नहीं है, ये स्वनिर्णय से संबंधित शक्तियां हैं। तो अनुच्छेद 163(1), कौन सा अनुच्छेद है बेटा? 163(1) के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना, अभी जो मैंने बताया था आपको, उसे ज़्यादा कुछ पूछना पाछना नहीं है, और इन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी कर सकता है। अर्थात कुछ कार्य राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना अपने विवेक, अपनी बुद्धि से कर सकता है,
और ये विवेकाधीन शक्तियां दो प्रकार की हैं। एक होती है स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्ति। एक कौन सी है बेटा? स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति, और एक होती है अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्ति। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा स्पष्ट विवेकाधीन शक्तियों की, तो राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित करना। अभी जैसे अपन ने डिस्कस किया कि कोई भी ऐसा विधेयक हो जो हो सकता है हाई कोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा हो, तो बिना मंत्री परिषद से पूछे अनुच्छेद 200 में दी गई शक्ति के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। इसमें मंत्री परिषद से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये भी अपन ने अभी डिस्कस किया है, इसका प्रावधान भी अनुच्छेद 200 में है। तो राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, और यदि विधानमंडल उसे पुनः पारित करके राज्यपाल को दे तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक होती है। फिर राष्ट्रपति शासन की संस्तुति, अनुच्छेद 356 में, ये भी अपन ने अभी पढ़ा कि राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है, और ये भी वह स्वाविवेक से करता है, और इसके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वह मंत्री परिषद की सलाह ले। अध्यादेश राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजना, ये भी आपने अभी देखा है अनुच्छेद 213 के तहत। तो राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज सकता है, और ये भी वह स्वाविवेक से करता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि बार बार वह मंत्री परिषद से सलाह मशवरा करे। फिर होती है बेटा क्या? अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां। ये डायरेक्टली जो है ये अप्रत्यक्ष है टोटल, मतलब कहना चाहिए ये डायरेक्टली उल्लिखित नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की यदि बात करें तो जब किसी दल या गठबंधन का स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, मतलब किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अथवा बहुमत प्राप्त दल का कोई निश्चित नेता ना हो। अगर मान लो किसी पार्टी को बहुमत मिल गया है लेकिन उस पार्टी का कोई स्पष्ट मुखिया नहीं है, स्पष्ट नेता नहीं है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, फिर बहुमत सिद्ध करने का निर्देश, यहां पे भी राज्यपाल किसी से भी परामर्श नहीं करेगा, अपने विवेक से ही निर्णय लेगा। यदि राज्यपाल को लगे कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और वह मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री से त्यागपत्र की भी मांग कर सकता है। साथ ही साथ मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, अर्थात यदि मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करने में असफल हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद भी वह त्यागपत्र नहीं दे, ऐसी स्थिति में राज्यपाल मंत्री परिषद को ही भंग कर सकता है। ठीक है, तो इस स्थिति का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है अस्पष्ट विवेकीय शक्ति। विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाना, तो महत्वपूर्ण मामले में शीघ्र विचार की आवश्यकता होने पर, मुख्यमंत्री के बहुमत पर संदेह होने पर, या राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, विधानसभा भंग करने के संबंध में भी निर्णय ले सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, या मुख्यमंत्री की सलाह के बिना भी विधानसभा को भंग कर सकता है। ये तमाम सारी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं, और इन्हें राज्यपाल की अस्पष्ट विवेकाधीन शक्तियां कहा जाता है। साथ ही साथ मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की अनुमति, अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति भी दे सकते हैं। क्लियर है? तो विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख है अनुच्छेद 163(2) में।
अर्थात राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत लिया गया जो निर्णय है वह अंतिम माना जाता है और किसी कार्य की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल को वह कार्य विवेक से करना चाहिए था या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल की ये विभिन्न विवेकाधीन शक्ति हैं जिनके दो पार्ट्स हैं। एक तो हो गई स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति और दूसरी हो गई कौन सी? एक हो गई आपकी स्पष्ट विवेकाधीन शक्ति और दूसरी है कौन सी? अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियां। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। बाकी राज्यपाल के अपने अध्ययन को अपन थोड़े समय बाद पुनः आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।